अच्छा ये जाते हैं हम डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स की तरफ कि टेंशन मेंबर जो चीज़ स्ट्रक्चर्स में हम वो कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसमें क्या क्या फेलियर मैकेनिज्म्स हैं कि उसके लिए हम ये डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट तमाम केसेस में सेम होती है कि जो हमें हमारे पास इनकमिंग लोड है या जो फैक्टर्ड अल्टीमेट टेंसाइल लोड है वो हमेशा हम हमारे कैपेसिटी से कम होगा, कम या इक्वल, मतलब कम होगा। नॉर्मली हम कम ही लेते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है या कैपेसिटी किस किस फेलियर्स के लिए कैलकुलेट करनी है या डिज़ाइन किस किस फेलियर मोड्स के लिए करना है, वो उसका पता हमें तब चलेगा जब हमें पता चले कि कोई टेंशन मेंबर किस तरह फेल हो सकता है। तो सबसे पहले जो टेंशन मेंबर फेल हो सकता है वो या तो यील्ड होगा या फ्रैक्चर होगा या फिर जो कनेक्शंस के इर्द गिर्द ब्लॉक शेयर फेलियर होगा। ब्लॉक शेयर फेलियर मतलब कनेक्शंस कट जाएंगे शेयर में, तो उसको जो या बोल्ट कट जाएंगे शेयर में। हम आगे जाके पढ़ते हैं कि ये किस तरह ब्लॉक शेयर फेलियर होता है या फ्रैक्चर किस तरह आता है। ठीक है, तो जो कोई भी डिज़ाइन हम कर रहे हो तो उस एरिया में पता होना चाहिए कि कौन कौन से फेलियर मोड्स हो सकते हैं। तो जो जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो हम स्ट्रेंथ निकालते हैं अपने सेक्शन का, वो निकालते हैं कि उसमें अगर हमारे पास लोड गिवन है और उसके लिए हमने सेक्शन निकालना हो तो हम उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने का तरीका ये है कि हमारे पास अगर यील्डिंग क्राइटेरिया है तो उसमें टी एन इज इक्वल टू एफ बाई ए जी या ए जी इज इक्वल टू टी एन डिवाइड बाई एफ वाई। ठीक है, एफ वाई को इस तरफ शिफ्ट कर लें अगर एल आर एफ टी केस के लिए। तो अगर इसको फर्दर हम डिजाइन इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ए जी की फाइनल फॉर्म जो बनती है वो ये बनती है। ठीक है, दिस 1000 इज फॉर कन्वर्जन इनटू किलो न्यूटन्स एंड ठीक है, तो ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये कन्वर्जन है। अच्छा, एफ वाई क्या चीज़ है? एफ वाई इज द यील्ड लिमिट फॉर द स्टील। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ से आ सकती है? ये हमारे पास गिवन होंगी एल आर एफ डी डिज़ाइन में। एल आर एफ डी जो डिज़ाइन एड है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ कि ये एल आर एफ डी डिज़ाइन एड्स को पढ़ना कैसे है। अच्छा, तो ये हमारे पास एल आर एफ टी डिज़ाइन एड है ये वाला। दिस इज बाय प्रोफेसर जाहिद अहमद सिद्दीकी। ये उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। तो अच्छा, ये डिज़ाइन एड में हमारे पास जो टेंसाइल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ से आएंगी कि पेज नंबर 3 पे कि कोई किसी टाइप का भी हमारे पास स्टील होगा उसके अगेंस्ट हमारे पास उसकी एफ वाई जो कि यील्ड स्ट्रेंथ है और दूसरी जो हमारे पास एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारे पास होगी। ठीक है, नॉर्मली 886 चीज हम यूज करते हैं अपने ज़्यादातर डिज़ाइन में। सो उसके लिए जो हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 मेगा पास्कल्स है और एफ यू नॉर्मली हम 400 कंसिडर करते हैं। तो वापस आते हैं, तो उसकी वैल्यूज हम इस डिज़ाइन एड से पिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, ए जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ से हमारे पास मतलब लाइक अगर हमारे पास हमने डिजाइन करना हो तो हमें लोड गिवन होगा, या हमें कोई डेड लोड लाइव लोड गिवन होंगे और उसके लिए हम अल्टीमेट लोड निकालेंगे और उस अल्टीमेट लोड के लिए फिर हम एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, ग्रॉस एरिया। तो वो ग्रॉस एरिया हम निकालेंगे। अगर यील्डिंग लिमिट स्टेट है तो ये वाला फार्मूला है, और अगर फ्रैक्चर लिमिट स्टेट है तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्यों? फ्रैक्चर में हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक जाते हैं, मतलब वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है तो फ्रैक्चर हो जाता है हमारे पास। इसलिए हम एफ यू यूज कर रहे हैं, और वो इफेक्टिव एरिया में हम यूज करते हैं। जो इफेक्टिव एरिया क्या चीज है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इट इज इट इज आउटकम ऑफ द नेट एरिया, कि कितना एरिया नेट एरिया में से इफेक्टिव है और बाकी इनफेक्टिव एरिया कितना है, ठीक है। सो जब हम और वो किसके इक्वल है, इट इज ए इज इक्वल टू यू इंटू आर इंटू ए जी, ठीक है। सो नॉर्मली यू इंटू आर इंटू ए जी इज u into ag is actually the नेट एरिया इनटू टाइम्स आर। तो आर उसमें से वो फैक्टर है जिसकी वजह से हम इफेक्टिव एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमारे पास फ्रैक्चर लिमिट स्टेट के लिए भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फ्रैक्चर लिमिट स्टेट के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास जो तीसरा टाइप का जो फेलियर पॉसिबल है वो है टीयरिंग फेलियर एट बोल्ट होल या ब्लॉक शियर फेलियर मोड। इसमें होता क्या है, इसमें इन ब्लॉक शियर फेलियर अ पार्ट ऑफ द फेलियर प्लेन इज ट्रांसवर्स सब्जेक्टेड टू द टेंशन व्हाइल अदर पार्ट इज इन लॉन्गिट्यूडनल सब्जेक्टेड टू शियर। नीचे इस फिगर की मदद से आप को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। इन फिगर 2.13 AB part is subjected to shear and BC part is having tension। यहाँ पे अगर इस मेंबर में फोर्स लग रहा है तो इस BC पार्ट पे, B टू C पार्ट पे ये मतलब खिंचाव आ रहा है, टेंशन आ रही है उसमें। लेकिन ये AB जो पार्ट है इस पे ये शियर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है कि इसको टीयर करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह अगर फिगर बी में भी हम देखें तो जो ए बी पार्ट है, टेंशन इस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इसकी रिएक्शन फोर्सेस आ जाएंगी। तो वो है, तो बीसी जो हमारे पास पार्ट है वो टेंशन में हो जाएगा, और ए बी पार्ट और द सी डी पार्ट ये दोनों शेयर में होंगे। अच्छा, the failure plane ABCD as shown in figure 2.13 B and C consist of a plane which is subjected to tension and is denoted by BC, and other two planes subjected to shear are shown as AB and DC, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि AB और DC जो है वो शेयर में है, क्योंकि ये जो टेंशन फोर्स है ये इसको टीयर करने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो टीयरिंग इफेक्ट जहाँ पे आएगा वो वहां पे मतलब इट इज इन शेयर, ठीक है। The tearing out failure is either a fracture failure on both the tension resisting and shear resisting sections together, or shear yielding combined with tension fracture failure। अब जो यहाँ पे हमारे पास फेलियर बाय टीयरिंग है उसमें हमारे पास क्या क्या ये दोनों, ये जो ऊपर जो हमने दोनों फेलियर मैकेनिज्म्स डिस्कस किए उस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट टाइप का एक सिस्टम होता है इनका। तो फ्रैक्चर फेलियर जो होगा वो क्या है कि जो टीयरिंग आउट फेलियर है वो हमारे पास या तो फ्रैक्चर फेलियर ऑन बोथ टेंशन रेजिस्टिंग एंड शियर रेजिस्टिंग सेक्शंस एक साथ होंगे, ठीक है। फ्रैक्चर फेलियर टेंशन रेजिस्टिंग फेस पे भी और शियर रेजिस्टिंग सेक्शन दोनों पे
एक साथ फ्रैक्चर फेलियर अकर होगा तब ये टेयरिंग आउट फेलियर होगा। या फिर shear फेस पे यील्ड हो रहा होगा कंबाइंड विद टेंशन फ्रैक्चर फेलियर। टेंशन फेस पे हमारे पास अल्टीमेट टेंशन फेस पे हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा और शेयर फेस पे हमारे पास यील्ड हो रहा होगा, तो तब ये फेलियर अकर हो रहा होगा, टीयर हो रहा होगा। इसकी एग्जांपल्स नीचे मैं आपको दिखाता हूँ इमेजेस में। दिस दिस इज यहाँ पे दोनों फेसेस पे हमारे पास जो फेलियर मोड है वो ये जो टेयरिंग आउट फेलियर है, ये कनेक्शन फेल हो रहा है वहाँ पे। तो वो इसलिए हो रहा है कि इस शेयर फेस पे, आपकी शेयर फेस पे जो है फ्रैक्चर आ गया और फ्रैक्चर फेलियर आ गया, और टेंशन फेस पे भी फ्रैक्चर फेलियर आ गए। तो दोनों फेसेस पे आपके फ्रैक्चर फेलियर्स आ गए, तो इसलिए ये इफेक्ट हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे भी अच्छा, ब्लॉक शेयर फेलियर केस में हम तो इसका भी इसके लिए भी हम नॉमिनल स्ट्रेंथ चेक करेंगे। पहले तो यहाँ पे हमने नॉमिनल स्ट्रेंथ निकाले। एक ये वाला नॉमिनल स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। एक ये नॉमिनल स्ट्रेंथ हो गया जो टेंशन मेंबर्स हैं। और दूसरा शेयर शेयर के लिए भी हम नॉमिनल स्ट्रेंथ निकालेंगे, लेकिन उसमें भी हमारे पास फिर फर्दर दो फार्मूला हैं, दो केसेस हैं। उसमें फिर हम चेक करेंगे कि कौन से में कम वैल्यू आएगी, तो वो हम कंसिडर करेंगे, और फिर इन तीनों में वो कवर हो सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक शेयर इज लेसर ऑफ द फॉलोइंग टू केसेस बिकॉज ओनली दैट will cause the final separation of the block from the member. So एक तो हम इससे इन दोनों फॉर्मूला से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे शेयर स्ट्रेंथ की, शेयर स्ट्रेंथ इंटेंसाइल मेंबर्स, ठीक है। तो वो किसके बराबर है? 0.6 into A and V plus UBS, BS is for block shear, FU into ANT। ये मैं आपको बताता हूँ कि ANV, ANT, AGV ये क्या चीजें हैं आगे। इस तरह दूसरे जो फार्मूला है उसमें ये क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास जो दोनों फेसेस हैं, दोनों पे हमारे पास यील्ड आ गया। शेयर में भी यील्ड आ गया, शेयर में भी फ्रैक्चर आ गया, और टेंशन में भी फ्रैक्चर आ गया। टेंशन फेस पे भी फ्रैक्चर, शेयर फेस पे भी फ्रैक्चर। इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या शो हो रहा है कि ये हमारे पास शो हो रहा है कि शेयर फेस पे यील्ड आ गया और टेंशन फेस पे फ्रैक्चर आ गया, ठीक है। सो जो कि हम ऊपर पढ़ रहे थे कि ये टीयरिंग आउट ऑफ फेलियर is either fracture failure on both the tension resisting and shear resisting sections together, or shear yielding combined with the tension fracture failure। तो ये एक्चुअली इन दोनों का मैथमेटिकल फॉर्म, एक पहले वाले का ये बनता है, दूसरे का मैथमेटिकल फॉर्म ये बनता है, ठीक है। तो इसमें से जो छोटा होगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी, मतलब स्ट्रेंथ हम मालूम कर रहे तो उसमें से हम छोटी वैल्यू लेंगे ताकि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकें। अच्छा, this is what is this factor? This is actually nominal tension rupture strength, ठीक है। This is nominal tension rupture strength. This is nominal shear rupture strength, ठीक है। और ये क्या चीज है? This is shear yielding strength, ठीक है। तो ये हम इसमें से मालूम करते हैं। अच्छा, 0.6 Fy is approximately equal to the yield shear strength, जो कि tau y के बराबर होता है, और 0.6 Fu is approximately equal to the ultimate shear strength, ठीक है, Tu।
तो एक्चुअली हमने ये यूज करने थे, लेकिन इन्होंने जो थ्रू रिसर्चेस हमें पता चल चुका है कि इसकी जो वैल्यू है वो करीब किस चीज के आती है, अप्रोक्सीमेशन में किस चीज के करीब आती है, तो हमने ये वाली वैल्यूज पिक कर ली। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हम शेयर स्ट्रेंथ से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फी का फैक्टर होगा हमेशा वो क्या होगा, वो 0.75 हम यूज करेंगे। AGV is the gross area subjected to shear. AG and V shows shear. ठीक है। इसी तरह AN is the net area in shear और ANT is net area in tension. UBS is tensile rupture strength reduction factor and the subscript BS stands for block shear. ये block shear 1 कब होता है? 1 तब होता है when tensile stress is uniform, such as in all tensile members and gusset plates in a single row beam and connections में। 0.5 कब होता है? When tensile stress is not uniform, such as for multiple row beam and connections। ठीक है। अच्छा, लेकिन अच्छा यहाँ पे तो ये हम बोल्ट्स और रिवेटेड कनेक्शंस के लिए ये केसेस हमने डिस्कस किए, लेकिन अगर वेल्डेड कनेक्शंस है तो फिर क्या कंडीशन होगी? फॉर वेल्डेड कनेक्शंस, welded length provided longitudinally multiplied with the thickness of the connected lead becomes the area in shear। तो जितना हमारे पास, सपोज अगर दो मेंबर्स हमारे पास हैं, दो मेंबर्स हमारे पास है और उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है बाय वेल्डिंग, उसको हमने वेल्ड किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। सो तो उसकी जो वेल्ड की लेंथ है वो लेंगे और इनटू थर्ड डायमेंशन, ये जो थिकनेस है इस चीज इस किसी भी जो मेंबर हम ज्वाइन कर रहे हैं उसकी थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द कनेक्टेड लेग बिकम्स एरिया इन शेयर। जो ए एन वी है, जो ए वी है हमारे पास, वो हो जाएगा वेल्डेड लेंथ के लिए AGB। It will be the thickness of the connected leg multiplied by the longitudinal length of the weld। ठीक है, जितना हमने वेल्ड किया हुआ है उसका लेंथ इंटू थर्ड डायमेंशन थिकनेस ऑफ द लेग होगा, उसको कंबाइन कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास शेयर एरिया आ जाएगा। अच्छा, area in tension is considered as the transverse area of the connected leg alone। एरिया इन टेंशन, जो टेंशन का एरिया है उसमें ये वाला, वो क्या है? इज कंसिडर्ड एज द ट्रांसवर्स एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग अलोन। जो कनेक्टेड लेग होगा उसका जो हमारे पास एरिया होगा, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस ट्रांसवर्स एरिया मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स, द रिक्वायरमेंट्स फॉर पिन कनेक्टेड मेंबर्स आर सेपरेटली गिवन इन दिस चैप्टर डी आर्टिकल 5 में। जो पिन कनेक्टेड मेंबर्स हैं उसके लिए सेपरेट रिक्वायरमेंट्स है, वो उसमें गिवन है AISC स्पेसिफिकेशंस में। ये कुछ तस्वीर हैं जिसमें आपको कनेक्शंस की वजह से जो ब्लॉक शेयर फेलियर होता है वो दिखाया गया है कि ये यहाँ से इस तरह फेल होते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक एग्जांपल की तरफ जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस टाइप का फेलियर मोड होगा। इससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि शेयर रप्चर फेलियर मोड्स किस टाइप के होते हैं। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं, अच्छा इसमें एंगल यूज हो रहा है, तो एंगल की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, कहाँ से हमने उठानी है उसकी प्रॉपर्टीज, वो भी आप सीख लेंगे। Using LRFD procedure, investigate the shear rupture failure mode for angle L102 cross 102 cross 6.4 attached with three 320
mm dia rivets to a 10 millimeter thick gusset plate as shown in the figure 2.14 and the material is A36 steel. तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, इसको हम यूज करते हुए आगे जो शेयर फेलियर मोड है वो मालूम करते हैं कि ये किस फेलियर मोड में फेल हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम LRFD जो हमारे पास डिजाइन एड है वो हम खोलेंगे। उसमें हम टेंसाइल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील सेक्शन, ये मैंने ऑलरेडी बुक मार्क की हुई है आपके लिए, आपको इसी फॉर्म में मिलेंगी। तो आप जब A36 स्टील के लिए जाएंगे तो उसमें हमारे पास 250 कॉरेस्पॉन्डिंग जो FY है 250 है और FU है, इसकी वैल्यूज हम पिक कर लेंगे 400। ठीक है। अच्छा, A36 स्टील, ठीक है। बाकी कुछ डेटा हमारे पास है, जैसा कि एल एल की जो डायमेंशन है वो 102 क्रॉस 102 मिलीमीटर, मतलब दोनों जो डायमेंशन है हमारे पास वो कितनी है, 102 102 मिलीमीटर, और ये इसकी जो थिकनेस है वो है 6.4 mm। ठीक है, वो भी हम निकाल सकते हैं, वो भी आपको मैं अभी देख। अच्छा, सो दिस इज द फिगर, हमने एल कनेक्ट किया हुआ है, ये एल है। इसमें उन्होंने बताया है कि attached with 320 diameter rivets to 10 millimeter gusset plate. So this is the gusset plate जो कि 10 millimeter thick है, और these are the rivets, it's 20 millimeter dia। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टेंशन, चूंकि हम टेंशन मेंबर के लिए ये फेलियर मोड चेक कर रहे हैं तो टेंशन फोर्स लग रही है। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कैपेसिटी मालूम करते हैं कि यील्डिंग में कितनी कैपेसिटी आएगी इसी सेक्शन की, फिर उसके बाद फ्रैक्चर में कितनी कैपेसिटी आएगी, फिर उसके बाद देखेंगे कि ब्लॉक शेयर से उसकी कितनी कैपेसिटी आ सकती है। ठीक है। तो सारी कैपेसिटीज मालूम करेंगे उसमें से, और सबसे कम जिसकी कैपेसिटी आएगी तो दैट फेलियर मोड विल बी द गवर्निंग मोड। ठीक है। चले, यील्डिंग सेक्शन, यील्डिंग सेक्शन के लिए phi t Fy into Ag, दिस इज द फॉर्मूला। Fy की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से पिक की है 250। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे एक वो भी ऐड किया हुआ है कि नोट भी ऐड किया हुआ है कि किस पेज पे आप जाके देख सकते हैं। ये दिस Ag इस, ये कहाँ से हमारे पास आया है, ये हम उठा लेंगे पेज 58 से। पेज 58, यहाँ पे जो एल सेक्शन है हमारे पास, उसको हम रोटेट कर लेते हैं, ये रहे। सो हमारे पास जो एल सेक्शन है, ये वाला सेक्शन हमने लिया हुआ है जो गिवन है हमारा एल 102 क्रॉस 102 mm into 6.4 thickness। so these are 102 क्रॉस 102 में भी मल्टीपल थिकनेसेस के हमारे पास सेक्शंस हैं, लेकिन उसमें हमारे पास 6.4 का है, तो उसमें हम देख लेते हैं कि एरिया 1250 यहाँ से पिक किया हुआ है। वी विल पिक दिस वैल्यू, और जो ऊपर हमें फार्मूला गिवन था उसमें हम वैल्यूज डालेंगे और हम उससे इसकी स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम फ्रैक्चर में इसकी स्ट्रेंथ मालूम करने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्चर में इसकी क्या स्ट्रेंथ है। अच्छा, तो इसमें फ्रैक्चर के लिए जो फार्मूला है वो है phi t इंटू एफ यू इंटू ए ई। फाई टी यहाँ पे 0.9 यूज हो रहा था यील्ड में, और यहाँ पे अभी 0.75 यूज होगा, वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों। अच्छा, एफ यू हमने वही LRFD से उठाया 400, और यहाँ पे ए ई कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज रिवाइंड करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने ए एन कैलकुलेट किया था। सो ए एन के साथ साथ हम यू यू को कैलकुलेट करने के लिए पेज नंबर 98 पे देखते हैं कि 98 पे क्या हमारे पास फैक्टर्स हैं।
अच्छा, इसमें हमने ये वाला सिंगल एंड डबल एंगल सेक्शंस 2 और 3, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फास्टनर्स लाइन जो हमारे पास गिवन है 2 और 3, ठीक है। और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स में कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ फास्टनर्स पर लाइन, हमारे पास 3 फास्टनर्स पर लाइन है, ठीक है। एक लाइन में 3 फास्टनर लगे हुए हैं, तो उसके लिए हमारे पास यू की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है, तो वो हम उठा लेंगे 0.6। सो दिस इज द वैल्यू दैट इज टेकन फ्रॉम देयर। और इसके अलावा हमने हमारे पास चूंकि ए मालूम करना है, तो वो हमने ग्रॉस एरिया से जो नेट एरिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये इसकी कैपेसिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ब्लॉक शेयर फेलियर में हम डिफरेंट जो हमारे पास पाथ हैं उसमें हम पाथ A B C कंसिडर करते हैं। दिस A B और C, ये ब्लॉक शेयर फेलियर में ये पाथ फॉलो होगा, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रॉस एरिया क्या आता है और शेयर एरिया क्या आता है, नेट शेयर एरिया और नेट टेंशन एरिया क्या आता है। तो ग्रॉस शेयर एरिया क्या है हमारे पास ग्रॉस शेयर एरिया ये है 76 प्लस 76 प्लस 38 इंटू द थिकनेस ऑफ द एंगल। थिकनेस हमारे पास 6.4 मिलीमीटर है, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। अब ए एंड बी भी हम कैलकुलेट करेंगे। इस ग्रॉस में से हमने कितना माइनस करना है, जो कि इफेक्टिव मतलब नेट एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2.5 आपके वो आ रहे हैं, 2 पूरे रिवेट्स आ रहे हैं, उसके बाद एक आधा रिवेट आ रहा है। तो इसलिए हमने 2 पॉइंट जो ए एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू जो हमने इसमें से एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो एरिया हमने इसमें से रिड्यूस करना है, तो उसमें हमने 2.5 टाइम्स दिस इज दी डी प्लस 3 इंटू 6.4 थिकनेस। तो इस ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास शेयर में जो इसका नेट एरिया आ रहा है वो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, अब टेंशन फेस पे, क्योंकि बी सी पे टेंशन फेस लग रहा है, सो टेंशन फेस पे भी हमारे पास हाफ बोल्ट आ रहा है, हाफ नेट आ रहा है। तो उसमें से भी हमने एरिया में से निकालना है ए एन टी कैलकुलेट करने के लिए। तो ए एन इन टेंशन फेस इज एक्चुअली 38 इंटू 6.4 जो थिकनेस है। यहाँ पे मैंने नोट भी किया हुआ है, यहाँ पे इट्स 243.2 विच इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ 38 इंटू 6.4, ठीक है। इस और इसमें से माइनस कितना करना है, इसमें से सिर्फ एक हाफ हमारे पास बोल्ट आ रहा है, यहाँ पे हाफ बोल्ट आ रहा है। तो इसलिए में से हमने हाफ बोल्ट टाइम्स डी प्लस 3 इंटू 6.4 कर लिया, तो हमने ये निकाल दिया, ठीक है। इसमें यूबीएस हम 1 यूज करेंगे। अच्छा, अब फाई आर एन अगर हम निकालते हैं इसमें से कि फाई आर एन हमारे पास क्या आ रहा है, तो एफ यू की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं। उसमें से वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। दोनों में हमने वैल्यूज कंसिडर करी। अच्छा, इसमें मतलब ये है कि कौन से टाइप का फेलियर हो रहा है, yield failure at shear face and tension fracture failure at tension face और so इसकी स्ट्रेंथ हम ये लेंगे, ठीक है। तो पी आर एन हमारे पास ये बनता है। सो एक्चुअली जो ये वाली जो कैपेसिटी हमने कैलकुलेट कर की थी, तो उसकी ब्लॉक शेयर की कैपेसिटी उससे कम आ रही है। तो वी विल कंसिडर दिस इंस ब्लॉक शेयर फेलियर इज गवर्निंग लिमिट स्टेट। इन तीनों लिमिट स्टेट्स में से ब्लॉक शेयर फेलियर गवर्न कर रहा है। अच्छा, अब हम इस ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, या मतलब इसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं।
उसमें हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशंस आ सकती हैं इसमें से। Strength of threaded parts. A certain reduction in strength of bolt occurs due to threads compared with the solid rods because of the reduction of the net area of the rod. ठीक है, अगर बोर्ड्स हमारे पास थ्रेडेड हों या उसमें मतलब पिच लगे हुए हों, ठीक है, जिनको मैं आपको अगर शो करूं, ये हमारे पास बोल्ट है सपोज, उसमें अगर इस तरह के थ्रेड्स लगे हुए हों तो उसका जो बोल्ट्स की जो हम स्ट्रेंथ मालूम करते हैं तो वो रिडक्शन उसमें हम कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि थ्रेडेड एरियाज के साथ साथ जो हमारे की वजह से हमारा जो नेट एरिया है इस बोल्ट का वो कम हो जाता है, तो इस वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ रिडक्शन अकर होती है, ठीक है, कंपेयर टू सॉलिड। अगर सिर्फ डायरेक्ट सॉलिड्स हो, इसमें कोई वो ना हो तो अच्छा। However, for convenience, this reduction is included in strength and then full area of rod is considered to calculate load carrying capacity. Maximum slenderness ratio of threaded rods should preferably be 2000, corresponding to जो threaded rods के जो maximum slenderness ratio यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास allowable जो slenderness ratio वो 2000 है। उसके लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं थ्रेड स्ट्रेंथ ऑफ कैसे मालूम करते हैं, आर एन, उसके लिए एफ एन इंटू ए बी एरिया ऑफ बोल्ट इंटू एफ एन। दिस एफ एन इज नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स, और ये हम कहाँ से लेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 88। लेट्स चेक इट आउट। ये 85 आ गया, 86, 87, 88। सो ये हम यहाँ पे हमारे पास तो LRFD नॉमिनल टेंसाइल एंड shearing स्ट्रेंथ फॉर रिवेट्स एंड बोल्ट्स, तो जिस टाइप के हमारे पास रिवेट्स और बोल्ट्स इंस्टॉल हमने करने हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमने उसकी कंसिडर करनी है, ठीक है। अच्छा, सो फॉर A307 bolts 310 megapascal is the nominal tensile strength ऑफ दीज। तो उस जब अगर हम बोर्ड्स के लिए मालूम कर रहे हैं उस स्ट्रेंथ उसकी, तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, 620 megapascal for A325 boards and 780 megapascal for A490 boards. These are different classes of boards, ठीक? Based on their strength. The tensile strength of connecting elements is taken as Rn is equal to Fu into Ae, where with the bolted splice plates, where for the bolted splice plates AE is equal to this AN, normally AN की equal लेते हैं, which should be equal less than or equal to 0.85 Ag। अच्छा, अब आते हैं कि जो नॉर्मली हम डिज़ाइन करते हैं उसका एक प्रोसीजर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मालूम करनी होती हैं और कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। तो डिज़ाइन प्रोसीजर में जो हमारे पास नॉन डेटा होता है वो होते हैं सर्विस और वर्किंग लोड्स, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एक्सेट्रा की फॉर्म में होते हैं, और इसके अलावा हमें मेंबर की लेंथ भी होती है। हमने मालूम क्या करना होता है, इसमें से हमने सबसे पहले फैक्टर्ड लोड निकालने होते हैं, और उसके लिए हम कोई सूटेबल लोडिंग कंडीशन इस्तेमाल करते हैं जो जहां पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन फॉर लर्निंग पर्पसेस हम नॉर्मली जो यूज करते हैं 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड और ग्रेविटी लोड अलोन। तो ग्रेविटी लोड्स के लिए जो नॉर्मली हम डिजाइन लर्निंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं वो यही है। तो अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम एरिया रिक्वायर्ड मालूम करते हैं, इज द बिगर आउट ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा, जब हम स्ट्रेंथ मालूम करते हैं तो उसमें से हम सबसे कम स्ट्रेंथ लेंगे,
और जब हम एरिया रिक्वायर्ड मालूम करेंगे तो उसमें से सबसे बड़ा एरिया रिक्वायर्ड नहीं, ताकि जो सबसे बड़ा एरिया रिक्वायर्ड अगर हम यूज करेंगे तो उससे हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, so find area required as the bigger out of the required for yielding in gross section and fracture in the section। तो जो yielding की वजह से हमारे पास फेलियर हो सकता है तो उसके लिए भी हम एरिया रिक्वायर्ड मालूम करते हैं, और जो फ्रैक्चर की वजह से पॉसिबल हो सकता फेलियर फेलियर हो सकता है तो उसके लिए भी एरिया रिक्वायर्ड मालूम करते हैं। Where any reasonably assumed value of u may be considered and r is assumed as the ratio of an with respect to ag। शुरू में हमारे पास r की वैल्यू ज्यादातर केसेस में नहीं होती, सो वो हम एज्यूम कर सकते हैं द रेशियो ऑफ an ओवर ag। ठीक है, या अच्छा, फिर ये जो केसेस है दिस इज फॉर रिवेटेड मेंबर्स। ठीक है, रिवेटेड और बोल्टेड मेंबर्स। लेकिन जब हमारे पास केस आता है एरिया रिक्वायर्ड फॉर वेल्डेड मेंबर्स, तो उसमें चूंकि हमारे पास शेयर के चांसेस नहीं होते ज़्यादा, तो वो टेंशन में ही फेल हो रहा होता है, यील्ड कर रहा होता है। सो इसलिए हम ये वाला ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, टी यू डिवाइड बाई एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू यू बाई 0.9 एफ वाई। इसमें वो यू वाला फैक्टर खत्म हो जाए, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है 4। अच्छा, इसके बाद हम जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि हम ये क्राइटेरिया है कि अपने जो कनेक्टेड लेग है या कनेक्टेड जो हमारे पास जिस लेग में कनेक्शंस इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, उसकी मिनिमम विड्थ होनी चाहिए। वो एक ये क्राइटेरिया है। वो कितने होनी चाहिए इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर रिवेटेड कनेक्शंस बट आल्सो प्रेफर्ड फॉर द वेल्डेड केस बी मिनिमम। इसको हम बी मिनिमम से डिनोट करते हैं। ये नॉर्मली हमारे पास L/40 मेंबर लेंथ डिवाइड बाय 40 के इक्वल होता है फॉर मेंबर लेंथ 2 to 3 मीटर। अगर मेंबर लेंथ 2 to 3 मीटर है तो डायरेक्ट बी मिनिमम हम L/40 से कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर ये वाला फार्मूला यूज करते हैं 3.25 डी। यहाँ पे डी क्या चीज है? डी इज डायमीटर ऑफ रिवेट व्हिच मे बी अज्यूम्ड टू बी 15 मिलीमीटर इफ नॉट नोन। मतलब लाइक अगर हम डिजाइन कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि हमें किस डायमीटर, क्योंकि कनेक्शन डिजाइन आखिर में करना होता है, तो हम 15 मिलीमीटर एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे और देख लेंगे कि बी मिनिमम सही आ रहा है या नहीं। फिर उसके बाद जो ये सारा प्रोसीजर करके हमने एरिया रिक्वायर्ड मालूम कर लिया। उस एरिया रिक्वायर्ड से फिर जो हम एक ट्रायल सेक्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, या अगर जो रिक्वायर्ड सेक्शन होगा, सपोज एल सेक्शन है, तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पे हमारे पास एरिया है देखेंगे। अच्छा, अगर सपोज हमें एरिया रिक्वायर्ड है 2400, तो हम कौन सा सेक्शन लेंगे? हम L102 क्रॉस 76 क्रॉस 15.9 लेंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया की जो कंडीशंस है वो ये वाला सेक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी जो सेक्शंस है वो ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वी विल सेलेक्ट अ सेक्शन, ट्रायल सेक्शन, और वो ट्रायल सेक्शन के लिए भी फिर हमने 4 क्राइटेरिया डिफाइन किए हुए हैं कि किस बेसिस पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे। एक तो जो एरिया ऑफ द सेलेक्टेड सेक्शन शुड बी ग्रेटर देन एरिया रिक्वायर्ड, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिलेक्शन। अगर हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल है तो उसमें से फिर हम मिनिमम वेट और स्मॉलर साइज वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। कनेक्टेड लेग की वेट भी चेक करेंगे, जो कि हमने यहाँ मालूम की, उससे उसकी वेट ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और चौथी चीज़ जो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए वो है कि कंपैटिबिलिटी ऑफ कनेक्शंस विद अदर मेंबर्स इज टू बी प्रोवाइडेड। इसके बाद हम चेक लगाएंगे, जो हमने मेंबर सेलेक्ट किया उस पर हम चेक लगाएंगे कि आया ये टेंसाइल यील्ड जो यील्डिंग क्राइटेरिया है या फ्रैक्चर क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता।
तो यील्डिंग क्राइटेरिया क्या था, फाई टी एन, उसका मालूम कर लेंगे। इफ इट इज ग्रेटर देन टी यू, ओके। फ्रैक्चर में उसकी स्ट्रेंथ अगर टी यू से बड़ी ज्यादा है तो ठीक है। सो अगर इन दोनों में से कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता, या ऊपर वाले किसी भी कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता, तो आपने पूरा सेक्शन दोबारा रिवाइज करना है। उसके बाद रिवाइज करना, फिर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, आखिर में हमने आर एक्स, आर वाई और आर जेड फॉर बिल्ट अप सेक्शंस, और डायरेक्टली नोट दीज वैल्यूज फ्रॉम टेबल फॉर आउट फॉर सेक्शन। जो हमारे पास सेक्शंस है उसमें हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस में उसकी आर की वैल्यू भी गिवन होती है हमारे पास, ठीक है। या तो ये हम टेबल से उठा लेंगे जो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, या फिर हम बिल्टअप, अगर बिल्टअप सेक्शन है सपोज एंगल और दो एंगल्स कंबाइंड है, तो उसके लिए फिर हमें कैलकुलेट करनी होती है, उसके लिए अलग फार्मूले हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में हम नॉन एक सेक्शन यूज कर रहे हैं सपोज अपने टेंशन प्रॉब्लम के लिए, तो उसमें हम वैल्यूज टेबल से उठा लेंगे और उसमें से जो मिनिमम होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, और उससे हम एल बाय आर जो स्लेंडरनेस चेक है वो अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फटीग स्ट्रेंथ का अगर नॉर्मली नहीं गिवन, डिपेंडिंग अपॉन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, तो उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि 20,000 साइकिल्स से ज्यादा उस पर ज्यादा साइकिल्स नहीं आती। if loading cycles are greater than 20,000, increase the section accordingly, ठीक है। उस हिसाब से हम सेक्शन बढ़ा देंगे। लेकिन नॉर्मली ये कंडीशन नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि जो लोडिंग रिपीटिशन है वो 20,000 से कम होती है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि हाईवे ब्रिजेस हो गए या इस तरह की जो काफी इंपॉर्टेंट मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें हम ये फटीग स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। डिजाइन लेसिंग, decide spacing of stay plates or arrangement and size of lacing in case of built-up sections. For finding spacing of stay plates, maximum slenderness ratio of the individual elements may be equated to the maximum allowed slenderness ratio of 300. उसके बाद हम लेसिंग डिजाइन कर लेते हैं। ये फिलहाल आप इसको कंसिडर ना करें, आगे फिर जाके इसको देखते हैं, ठीक है। और इस तरह टाइप प्लेट के लिए भी हमारे पास जो क्राइटेरिया है ये हम आगे चल के आपको डिफाइन करेंगे। तो इसके बाद कनेक्शन का डिजाइन आता है, और फिर ब्लॉक शेयर के लिए चेक दोबारा हम करते हैं कि ब्लॉक शेयर में ये फेल तो नहीं कर रहा। अगर फेल कर रहा है तो सारा सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा, और जो हम सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं वो दैट विल बी द फाइनल सिलेक्शन। तो ये इस लेक्चर ये डिजाइन प्रोसीजर था, जिस इज जनरल प्रोसीजर। इसमें फिर हम देखते हैं कि आगे प्रॉब्लम्स अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, तो डिस्कस करते हैं वो प्रॉब्लम्स, तो उससे देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट्स निकलते हैं।